मेरा ये फर्म मानना है कि लक और स्किल के अंदर बहुत फ़र्क होता है कि वॉलेटिलिटी मार्केट का फ्रेंड है। अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो मार्केट में रिटर्न भी नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना इज़ फार बेटर देन डायरेक्टली बाइंग स्टॉक्स। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि शायद मैं लकी भी था कि मैंने सही टाइम पे That's Saurabh Jain, Chief Marketing Officer of Union Mutual Fund. And in today's episode of InvestWise Bharat, we are unpacking how India's growth story can become your wealth story. From smart investing strategies to spotting the next big opportunities. Let's start. सौरभ, हम शुरू करने से पहले अपने श्रोताओं के लिए आपकी जो इलस्ट्रियस कैरियर है 24 सालों की 25 सालों की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उसके बारे में थोड़ा आप अगर हाईलाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जब से आपने यूनियन म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया है और वो जर्नी भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। पहले तो थैंक यू परेश भाई, हम लोग को इसमें जोड़ने के लिए साथ में। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे आप इंडस्ट्री के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप बात कर रहे हैं लोगों से। एंड एक कोशिश बहुत बढ़िया है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की अबाउट फंड। थैंक यू। एंड अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने अपनी जर्नी 2000 में शुरू की थी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि शायद मैं लकी भी था कि मैंने सही टाइम पे एक एक इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जो आगे जाके बहुत बढ़ने वाली थी। बिकॉज वो एक बार लक होता है कि आप किस टाइम पे किस जगह होते हैं। तो मैं इतना हिसाब से लकी था कि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 2000 में ज्वाइन किया था। बहुत सारे चेंजेस हुए पिछले 2000 में। अगर देखेंगे कि इंडस्ट्री पहले कैसे ऑपरेट करती थी और कैसे रेगुलेशंस आए, एंड उसने इंडस्ट्री को और ट्रांसपेरेंट किया, इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस लगाया, राइट। और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है पिछले कई सालों में, वो इसका भी प्रमाण है कि जितने भी रेगुलेशंस आए हैं वो इन्वेस्टर्स के हित में आए और इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंट किया है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने यहाँ पे ये वाली कंपनी में 2010 में ज्वाइन किया था। तब इसका नाम यूनियन केवीसी होता था। तब इसमें यूनियन बैंक और केवीसी बैंक बेल्जियम से पार्टनर्स थे। और उस समय ये नया वेंचर था जब यहाँ पे ज्वाइन किया था। कंपनी शुरू हुई थी 2010 में। और कई सालों तक ये पार्टनरशिप चली 2017 तक, जिसमें यूनियन बैंक और केबीसी पार्टनर थे। लेकिन उस समय केबीसी चाहता था कि हम खाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करें ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर। तो केबीसी के जाने के बाद, राइट, दाइची इस कंपनी में 2020 में आए। और उसके बाद फिर हमने ओपन आर्किटेक्चर, जिसको हम बोलते हैं, सबके साथ काम करना शुरू किया। और कंपनी की ग्रोथ 2020 से लेकर 2025 तक काफ़ी अच्छी रही है। तो 2020 में एयूएम करीब 3,500 करोड़ का था, आज 24,000 करोड़ के आसपास, राइट। तो पिछले 5 साल में जो ग्रोथ हुई है वो हमारी असली ग्रोथ हुई है जब हमने सबके साथ काम करना शुरू किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबको मालूम है, एक लार्ज पीएसयू बैंक है जिसकी 8,000 ब्रांचेज है और कई सालों का हिस्ट्री है, राइट। 100 साल के आसपास की हिस्ट्री यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी है। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो 70 ईयर्स प्लस की हिस्ट्री है। और दाइची भी एक 100 साल के ऊपर पुराना इंस्टीट्यूट है जापान में, दाइची लाइफ इंश्योरेंस। एंड काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है जापान में। और ये दोनों का वेंचर 2020 में हुआ, जिसके अंदर यूनियन बैंक और दाइची पार्टनर है। तो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। यहाँ पे हमने स्पॉन्सर का चेंज देखा, जिस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वो काफ़ी बड़ा चेंज हुआ। एंड जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, हम लोग को आशा है कि आगे जाके ये कंपनी और अच्छा करेगी। राइट, सो इट इज़ लाइक एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस इन द राइट प्रोफेशन, जी बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। करेक्ट। सो आपके दो बड़े पिलर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड दाइची लाइफ जापान। जी। सो वहाँ से आपके दोनों पिलर के पास से आपको ये आपका जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या डेवलप हुआ है और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने एडॉप्ट किए हैं? जी। सो अगर आप देखेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर है जो शुरुआत से इस वेंचर में साथ में जुड़े हुए। अपार्ट फ्रॉम एक स्ट्रेंथ ये भी है कि उनके खुद की 8,000 ब्रांचेस हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन तक अभी तक म्यूचुअल फंड पहुंचा नहीं है, तो जिसको हम अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, राइट। एंड रीच बहुत बड़ी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो ऐसे म्यूचुअल फंड हम लोग का जो एक्साइटमेंट होता है वो होता है नए इन्वेस्टर को इंडस्ट्री में जोड़ना, राइट। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जहाँ केवाईसी हम लोग बुलाते हैं, मतलब वो पहली बार इंडस्ट्री में आ रहे हैं, करेक्ट। राइट। तो यूनियन बैंक के म्यूचुअल फंड में आने के बाद मेरे हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ी है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़े हैं, राइट। ये जो एक बहुत ही हेल्दी साइन है हमारी इंडस्ट्री के लिए। अगर आप दाइची को देखेंगे तो दाइची एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है, और दाइची के एक बहुत सीनियर एसेट मैनेजमेंट के जो ऑफिसर हैं वो हमारे बोर्ड पे हैं, जो अच्छा। हाँ, जो हमारे साथ रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट टीम भी रेगुलर इंटरेक्ट करती है। इनफैक्ट उन्होंने एक कंपनी एक्वायर की थी यूएस में जिसका मॉडल क्वांट बेस्ड है। तो जब हम अपना पहला फंड लॉन्च कर रहे थे क्वांट बेस्ड, जिसको हम रूल बेस्ड बोलते हैं फंड को, राइट। तो हमारा काफ़ी इंटरेक्शन उनसे हुआ था समझने के लिए, और हमने अपने काफ़ी नॉलेज शेयरिंग की थी, राइट। एंड आई थिंक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, बिकॉज एक दाइची के अंदर भी एक रिच एसेट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे हम लोग को काफ़ी हेल्प मिलती है। और जापान से है, जापान से, जी, जो डिसिप्लिन अप्रोच में बहुत बड़ा मानते हैं, और पेशेंस है। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा इन्वेस्टर इन द कंपनी, राइट, दे आर लुकिंग एट अ वेरी लॉन्ग टर्म। तो उनका जो व्यू है बिजनेस के बारे में बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है, राइट। जैसे इंडिया में हम लोग 5 साल की बात करते हैं, जापान में वो लोग 20 साल के प्लान की बात करते हैं। करेक्ट। जी। सो यही है कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स जी, इंडिया इज द इमर्जिंग एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जी, जैसे कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अभी जीडीपी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बन गई है। जी। तो ये जो ग्रोथ है, आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये ग्रोथ में रिटेल पार्टिसिपेशन कैसे करेगी? बिकॉज टुडे द इन्वेस्टर बेस इज अराउंड 5.5 करोड़, जी, 5.5-6 करोड़ के आसपास है, जी, 140 करोड़ में से। जी, तो मतलब बहुत ही मिनिस्केल है। जी, तो बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन होगी। तो जी। आपको क्या लगता है कि किस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रिटेल ये ग्रोथ में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा सकती है? जी। सो थोड़ा सा इसमें मैं एक्सपेंड करना चाहूँगा। तो हम लोग का मानना है कि अगले 10 साल या अगले 15 साल भारत के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। और ऐसा कई देशों में हुआ है कि एक सुपर साइकिल आती है जहाँ ग्रोथ बहुत फास्ट होती है कंट्री की, राइट। करेक्ट। तो वो यूएस में भी हुआ है, जापान में भी हुआ है, चाइना में भी हुआ है। हम लोग का ऐसा मानना है कि बहुत हाई चांस है कि हम अगले 15 साल वैसी ग्रोथ इंडिया में देखने वाले। एक लार्ज इकोनॉमी जब बहुत तेजी से बढ़ती है, राइट, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे भी आता है। तो अगर आप देखेंगे जो इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स हैं वो बेसिकली कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे आते हैं। करेक्ट। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी होती है जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है। तो अगर आपके अगले कई सालों में जीडीपी अच्छा ग्रो कर दी है, राइट, और हमारा इन्फ्लेशन जो चल रहा है उसके हिसाब से डबल डिजिट का ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर आराम से होने के चांसेस ज़्यादा भी हो सकता है। आप देखेंगे तो 2020 से इंडिया में इक्विटी कल्चर चालू हुआ। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने आइदर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी के अंदर करना शुरू किया। एंड देखेंगे तो जो ट्रेडिशनल एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता था अब वो धीरे धीरे इक्विटी के अंदर शिफ्ट होना चालू हो गया है, बिकॉज लोगों को इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स एक तो अच्छे भी आए पिछले 4-5 साल में। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं वो शायद लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। मेरा मानना ये है कि वो इन्वेस्टर एक बार इक्विटी मार्केट में आ गए हैं तो शायद वो आगे जाके म्यूचुअल फंड में भी आएंगे जो डायरेक्टली आए हैं। ऐसा नहीं कि वो इक्विटी मार्केट में भी बाहर निकल जाएंगे। और म्यूचुअल फंड से बहुत सारे इन्वेस्टर पहले डायरेक्टली ट्राई करते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड एक ज़्यादा अच्छा व्हीकल है जहाँ पे आप रिसर्च कर दें, आपका प्रोफेशनल सेटअप है, डाइवर्सिफिकेशन है। आज अगर मेरे को 1 लाख रुपए भी डालने हैं मार्केट में तो म्यूचुअल फंड में खरीद के कोई स्कीम में मेरे को 40 स्टॉक मिलते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं डायरेक्टली खरीदने जाऊंगा तो मैं उतने स्टॉक्स नहीं ले सकता, तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होती है वहाँ पे। तो धीरे धीरे लोगों को वो और जैसे इंडस्ट्री में फोलियोज बढ़े हैं
पिछले 4-5 साल में, मेरी उम्मीद है कि इसमें और लोग आके जुड़ेंगे और अगले 15 साल हमको ऐसा लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी सालों तक नहीं आई है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। करेक्ट, बढ़िया, बराबर, आपने एकदम सही कहा। एक्चुअली वी आर एट द वो प्लेस पे हैं जो हॉकी स्टिक बोलते हैं ना, हाँ, जे कर्व में हॉकी स्टिक से जी। जस्ट वो ऊपर के तरफ जो एक मोड़ आता है जी वो मोड़ के वहाँ पे आज हाँ इंडिया और अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जी और वहाँ से वो जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली है जी होने वाला है। जी राइट, लेकिन थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। हाँ, ये ग्रोथ में वही लोग वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे जो इसमें शॉर्ट टर्म में घबराएंगे नहीं, बिकॉज इक्विटी मार्केट में वॉल्टिलिटी दोस्त होती है। करेक्ट, राइट, इक्विटी मार्केट के रिटर्न भी ज़्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है। वो दो पहलू है सिक्के के, दो पहलू रिटर्न है, वॉलीटिलिटी है, मार्केट के दो सिक्के के दो पहलू है। जी, तो जो भी आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा आपका समय लंबा होना चाहिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए थोड़ा बोरिंग होता है ये। 100%। राइट, एडवेंचर और वेल्थ क्रिएशन एक साथ नहीं जाते हैं। राइट, तो जैसे मैं ये मानता हूँ कि आजकल T20 का जमाना है लेकिन वेल्थ में T20 नहीं हो सकता। करेक्ट है, वेल्थ में तो टेस्ट मैच ही होगा जहाँ पे आपको टाइम लगने वाला है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, मेरा मानना ये है कि अभी भी है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना इज फार बेटर देन डायरेक्टली बाइंग स्टॉक्स। राइट, अनलेस एंड अनटिल आपका फुल टाइम काम वही है और आप खाली रिसर्च करते हो, आप कुछ और काम नहीं करते हो, फिर भी आप शायद कोशिश कर सकते हैं। करेक्ट है, वरना जो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे आपके लॉन्ग टर्म में रिटर्न विल बी फार बेटर। हाँ, क्योंकि लोग ये ना एक्चुअली यही नहीं समझ पाते हैं कि उनको रिटर्न बनाना है कि वेल्थ क्रिएट करना है। वहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन है जी, जिसकी वजह से ये जो डिसीजन लेते हैं वो बेसिकली जिधर एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है जी, वहीं पे लोग जाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह के न्यूज़ भी देखते हैं, उसी तरह की मूवी भी देखते हैं, जी। उसी तरह का वो होता है और ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहीं पे एक मीटिंग कर रहा था, तो और ये 2023 की बात है, अच्छा, जब मार्केट एक तरफा ऊपर जा रहा था और सब तरह के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। तो किसी ने वहाँ पे बोला कि मेरे कुछ बातचीत चल रही थी, फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैंने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और मैंने बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड से 6% अल्फा जनरेट किया है एक साल में। राइट, तो कई बार क्या होता है कि मेरा ये फर्म मानना है कि लक और स्किल के अंदर बहुत फर्क होता है। कई बार आप लकी हो जाते हैं कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, वो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं और हम उसको स्किल मानने लगते हैं। राइट, तो वहीं पे आई थिंक ज़्यादातर टाइम इन्वेस्टर है लॉस खाता है जब वो लक को स्किल समझना शुरू कर देते हैं। करेक्ट है जी, हाँ, तो इसमें डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़रूरी है। जी, सौरभ, जस्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मार्केट वॉलेटिलिटी जी, जो ऊपर नीचे होता है जिसकी वजह से लोग भी ऊपर नीचे होते हैं। जी। राइट, तो ये मार्केट वॉलेटिलिटी को इन्वेस्टर्स कैसे हैंडल करें जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं? परेश भाई, ये क्वेश्चन ना, इसका आंसर सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमको बोला जाता था कि आप जैसी संगति रखोगे वैसे आप खुद बन जाओगे। बराबर, राइट, दोस्तों और बुक्स कौन सी है उसके ऊपर तय उसके करते ऊपर हैं। आपका डिपेंड करता है। अभी आप जिस तरह की खबरें देख रहे हो आपका नेचर उतना ही वैसा ही होगा। तो अगर आप खबरों में देख रहे हो कि अभी टैरिफ में ये हो गया, अभी ये हो गया, शॉर्ट टर्म में आप चीज़ों को देख रहे हो, तो आपकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। बिकॉज आप हमेशा वरी करते रहोगे शॉर्ट टर्म में क्या होगा। राइट, और जैसा मैंने पहले कहा था कि वॉल्टिलिटी मार्केट का फ्रेंड है। अगर वॉल्टिलिटी नहीं होगी तो मार्केट में रिटर्न भी नहीं आएगा। रिटर्न ज़्यादा मार्केट में तभी आता है क्योंकि वॉल्टिलिटी होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ज़्यादातर जो न्यूज़ आती हैं उनका नेचर बहुत शॉर्ट टर्म होता है।
करेक्ट है। राइट। वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का नेचर होता है। ये भी शायद आप ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों को बिजनेस न्यूज़ चैनल चलानी है तो उसमें उसका अगले सेल्फ दिन लाइफ क्या तो होगा, 2-3 दिन या 1 हफ्ते का 2 दिन होता क्या है। होगा। और वो जो कंजम्पशन है ना न्यूज़ का, वो लोग वही कर रहे हैं जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म, और ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म न्यूज़ देख रहे हैं। तो अगर आप सुबह शाम खाली शॉर्ट टर्म न्यूज़ देखना शुरू करोगे तो आपका बिहेवियर बहुत शॉर्ट टर्म होगा। तो उसमें आप क्या करोगे, आप घबराओगे मार्केट में इन्वेस्ट करने से, या आप चढ़ते हुए मार्केट में पूरा इन्वेस्ट करोगे। दोनों साइड होते हैं। जब मार्केट एक तरफा भाग रहा होता है तो लगता है कि कभी मार्केट नीचे नहीं आएगा। जब भी आप तभी फोमो वर्क करता है, तभी फोमो वर्क फियर करता ऑफ है, मिसिंग आउट हो जाता है। राइट। और हम हमेशा रिटर्न्स को देख के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न्स तो पहले आ चुके हैं, आगे क्या होगा वो जो कुछ और चीज पर डिपेंड करता है। वो चीज क्या है कि आगे जाके अगर आपको विश्वास है कि इंडिया अगले 10 से 15 साल ग्रो करेगा, राइट, तो इक्विटी मार्केट भी आपको रिटर्न देगा 10 से 15 साल। अगर आपको लगता है कि अगले 10-15 साल इंडिया ग्रो नहीं करेगा, हमारी कंट्री जीडीपी नहीं ग्रो करेगी, तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न नहीं आएगा। अगर वैसा होता है तो जैसा मैंने पहले कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि अगले 10-15 साल इंडिया के हैं, राइट। और इसमें बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएंगी जहाँ पे लगेगा कि अरे मार्केट में बहुत महंगा है, मैं बाद में आता हूँ। मैंने कई इन्वेस्टर्स को देखा है कि वो बोलते हैं मार्केट बहुत महंगा है, गिरेगा तब मैं अंदर आऊँगा, तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। जब वो गिरता है तो फिर लगता है थोड़ा और गिरेगा, राइट, और वो हमेशा साइड में बैठे रहते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो वो जो जैसा आप चीज़ें देखोगे आपका बिहेवियर वैसा रहेगा। तो अगर आप इकोनॉमी के बारे में आप लॉन्ग टर्म बात करते हैं तो आपको मालूम है कि ये सब शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है। अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से जो अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सब में एक क्वालिटी कॉमन होती है, इन्वेस्टर का बिहेवियर मैनेजमेंट। यस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम है बेस्ट फंड देना, ये करना, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो सबसे बड़ा काम है वो है इन्वेस्टर का बिहेवियर मैनेजमेंट। कि जब वो घबरा रहा हो तो उसको बताना कि लॉन्ग टर्म देखो, आप अभी इंडिया में चीज़ें लॉन्ग टर्म में ख़राब नहीं है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है। या मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर है, उसको बहुत ज़्यादा पैसा डालना है उसी एसेट क्लास में या उस सेक्टर में जहाँ रिटर्न आ चुका है, तो वहाँ पे उसको रोकना, करेक्ट है। राइट, कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो उस केस में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर मैच करने का। और वो कई बार आप खुद नहीं कर पाते हैं, ऐसा इन्वेस्टर आपको कोई और चाहिए होता है मैनेज करने के लिए, राइट। तो व्हेन आई लुक एट वॉलेटिलिटी, आई थिंक जो भी इन्वेस्टर इस चीज को समझ लेगा कि मेरे को थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना है और मेरा व्यू होना चाहिए इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करेगी नहीं करेगी, अगर वो व्यू है तो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे अगर मार्केट होगा तो उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट है। राइट। और दूसरी साइड इन्वेस्टर को ओवर हीटेड सेगमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि इंडस्ट्री में थीमेटिक के अंदर बहुत सारे फ्लो आते हैं, जब थीमेटिक अच्छा करते हैं सेक्टर्स में अच्छे आते हैं, पर वो आप रिटर्न चेज कर रहे हैं, करेक्ट है। राइट, और वहीं पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है एक्सीडेंट को अवॉइड करना। आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे घर में एक आंटी थी, वो उनको बड़ा शौक था ये क्राइम सीरीज देखने का, रियल लाइफ क्राइम सीरीज, और वो जब भी मैं उनसे मिलने आता था कुछ ना कुछ एपिसोड चल रहा होता था। कुछ महीनों बाद मैंने रियलाइज किया वो देख देख के उनका लोगों से विश्वास उड़ गया, बिकॉज जो आप देख रहे हो आपके दिमाग में वही चलेगा। हाँ, जो 24/7 अगर जो अपने सर पे पड़ता है उसको हम बिलीव करना चालू कर देते तो हैं। अगर आप रोज बैठ के बिजनेस चैनल में देख रहे हैं कि कल मार्केट में क्या होगा, परसों मार्केट में क्या होगा, तो आप कल परसों में सोचते रह जाएंगे, आप लॉन्ग टर्म मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एकदम सही कहा आपने। लेकिन और एक चीज़ है ना, एक्चुअली देखा जाएगा तो इतने सालों से, मतलब ऑब्वियसली लास्ट 10-15 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, फिर भी अपने यहाँ इन्वेस्टर्स 5.5 करोड़ से 6 करोड़ है म्यूचुअल फंड में। जी। ओके, 140 करोड़ में से। जी। तो इसके पीछे क्या ये वजह है कि लोगों को लगता है कि ये मार्केट रिच लोगों के लिए है या तो बहुत ही रिस्की है? क्योंकि ट्रेडिशनली हम लोग ने एज एन इंडियन वी हैव जो जिसके पीछे हम भागते हैं वो सेफ्टी सिक्योरिटी एक अलग तरीके के माइंडसेट के साथ चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। जी। तो फिर इसको कैसे टैकल करें? तो
सोच को बदलना होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि म्यूचुअल फंड रिच लोगों के लिए है, बिकॉज पहला पहला ऐसा था मानना लोगों का, राइट, बहुत साल पहले। अभी मैं अगर एग्जांपल देखता हूँ तो कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 6 महीने में 1 करोड़ लोग आ गए। ओह हमारी इंडस्ट्री को इतने सालों में हम 6.5 करोड़ पहुंचे। हाँ, टोटल मिला के इट इज़ अराउंड 13-14 करोड़ गेमिंग पूरा इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन, तो 13-14 करोड़ लोग Right? उसमें इन्वॉल्व है। चलो मैं बोलता हूँ 2-2.5 करोड़ आ गए, 3 करोड़ आ गए उसके अंदर। तो लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये म्यूचुअल फंड रईसों के लिए या रिच लोगों के लिए ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एक वेल्थ क्रिएशन का टूल है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर इन्वेस्टर को लगता है कि वो शॉर्ट टर्म में उसको किक मिलता है, तो आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी में पीछे बैठ के आप आराम से एंजॉय कर रहे हो। जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ड्राइविंग सीट में हो, जहाँ पे आपको लग रहा है थ्रिल आ रहा है, मेरे को स्पीड है, थ्रिल है, आप इन्वेस्टर रिटर्न चेज कर रहे हैं। बट अगर आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नहीं हो तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए एक्सीडेंट में ही रिजल्ट करेगी, राइट। सो जब मैं ये नंबर्स की बात कर रहे थे हम लोग की इंडस्ट्री में इतने नंबर्स हैं, तो वो एक्चुअली बिहेवियर चेंज होना बहुत जरूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए, राइट। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन बीच में आएंगे, और ऐसा खाली इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड ऐसा होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस के अंदर भी सब लोग रिटर्न को चेज करते हैं, हर जगह बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, करेक्ट है, राइट, कि हमको थ्रिल चाहिए, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आज आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 रुपये से भी कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, करेक्ट है, राइट, लोअर डिनोमिनेशन तक हाँ पहुंच वो गए, अभी आ गया है लोगों तक पहुंचने के लिए, राइट, सबके लिए। तो और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज यूनियन बैंक लोगों के लिए बैंक है, रीच उसकी पूरे इंडिया में है। तो हम एक एक्सीडेंटली एक ऐसे इन्वेस्टर से मिले जो कि ऑटो ड्राइवर है। अच्छा, उन्होंने हमारे फंड में SIP कर रखी है, राइट। और उनसे मैंने पूरी बात करी कि SIP क्यों करी, क्या रीज़न था, कितने टाइम के लिए करी है। तो उन्होंने वो SIP को लॉन्ग टर्म किया है, और उनका गोल है कि इस पे ऑटो पे EMI चल रही है, वाली EMI ख़त्म होगी और इस SIP से मैं एक और ऑटो लूँगा, वाह, राइट। सोच एकदम सही है, सोच बिल्कुल सही है, और मेरे हिसाब से वो रोज मार्केट को नहीं देख रहा, वो न्यूज़ नहीं देख रहे, तो बहुत हाई चांस है कि वो अपना गोल अचीव भी कर लेंगे यस, लॉन्ग टर्म में, राइट। तो मुझे लगता है कि ये जो 6 करोड़ है, ये नंबर बहुत बढ़ेगा आगे जाके। तो जैसे जैसे लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो रहे हैं, तो आप देखेंगे इंडस्ट्री कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं, आपका भी ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम है। हाँ, हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये है फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, तो वैसे वैसे लोगों में जागरूकता आएगी कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, राइट। और मुझे लगता है कि आगे जाते हुए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर और लोग आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे, और ये नंबर बहुत बड़ा होने वाला है आगे। यस, एकदम सही है। लेकिन एक जैसे आपने पहले कहा, जैसे इन्वेस्टर्स को आदत है, यू नो, जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बात करता है जी, तो वो हमेशा देखता है शॉर्ट पीरियड का रिटर्न, 1 महीने में कितना बड़ा, 3 महीने का क्या रिटर्न है, 6 महीने का। तो जनरली क्या होता है कि मतलब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता है, लेकिन इन्वेस्ट करते हो वो शॉर्ट टर्म का रिटर्न देखता है जी। ये एक बड़ा क्या बोलता है डायलेमा टाइप है कि इस तरह से लोग देखते हैं। तो वो माइंडसेट में क्या इन्वेस्टर ने मतलब इस तरह से देखना चाहिए कि नो इन्वेस्टमेंट जब भी म्यूचुअल फंड में करते हैं तभी। तो अगर आप देखेंगे कि आप मैं ऐसे भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मुझे बताया है कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो रोज रात में 12 बजे अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं ऑनलाइन, बिकॉज उनको वो इंटीमेशन आता है कि हाँ, क्लाइंट ने कब लॉग इन किया है सॉफ्टवेयर में। तो क्लियरली वो जो इन्वेस्टर हैं अभी शॉर्ट टर्म में अपनी वेल्थ को देख रहे हैं। वो वेल्थ भी नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट किया उसको देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो वेल्थ होती नहीं है, करेक्ट है। तो शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट किया है तो वो देख रहे हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो खुशी होती है, जब मार्केट नीचे जाता है तो दुख होता है, और वो दुख और खुशी रोज हो रही है आपको। नाउ टिपिकली
उस तरह से रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगर सपोज करिए मार्केट 6 महीने अच्छा नहीं करता है तो पेशेंस खत्म हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे। Correct आपको है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जब रीसेंट एग्जांपल है 2020 में जब कोविड के बाद मार्केट गिरा था, राइट? तो उस समय पूरी इंडस्ट्री का व्यू था कि हाँ कोविड से थोड़ा प्रॉब्लम होगी हम लोग को, लेकिन जितना मार्केट गिरा है वो अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया, राइट? इंडस्ट्री में फ्लोस नहीं आ रहे थे, इवन दो पीपल हैड मनी टू इन्वेस्ट, वो भी नहीं कर रहे थे इन्वेस्ट। जब मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ तब लोगों ने रिडीम करना चालू कर दिया। तो कई लोगों ने कहा इन्वेस्टर मैच्योर हो गए, गिरते हुए मार्केट में नहीं निकाला, लेकिन बढ़ते हुए मार्केट में निकाल दिया, राइट? उसके बाद जो 21 से 24 की रैली हुई वो कई लोगों ने मिस कर दी, राइट? तो जब आप इमोशंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट लगती है, राइट? बेसिकली जो लोग इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक्सटर्नल इवेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ये चीज़ हो रही है, ऐसा लग रहा तो है। जैसा मैंने कहा कि अगर आपका, और मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये मुझे लगता है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है अगले 15-20 साल। और मैं अपनी डॉटर को भी बोलता हूँ कि तुम लकी हो कि तुम अब काम करना शुरू कर दिया ऐसे टाइम पे तुम पास आउट कर रही हो कि अगले 15 साल बहुत अच्छे होने वाले। कई बार क्या होता है आप अच्छे से अच्छे कॉलेज से पास आउट कर जाइए, लेकिन अगर इकॉनमी खराब होती है तो आपको जॉब अच्छा नहीं मिलता। कई बार आप पास आउट करते हैं, इकॉनमी अच्छा करती है तो अगले 15 साल बहुत अच्छे जाते हैं। तो फॉर ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव मेरा तो ये फर्म मानना है कि अगले 15 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। बीच में जर्नी थोड़ी वॉलेटाइल होगी, वो तो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी वॉलेटाइल हो सकती है, लेकिन 15 साल में तो ये जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है। करेक्ट है। तो उसकी वजह से कहा जाता है वी आर इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम इन द राइट बिल्कुल प्रोफेशन में है। बिल्कुल। लेकिन ये मतलब रिटर्न को, अगर शॉर्ट टर्म रिटर्न को इग्नोर करें, अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो इन्वेस्टर्स ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर देखो, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप खुद मार्केट में इन्फॉर्म नहीं है, आप खुद का ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक स्पेशलिस्ट की हेल्प चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर की, राइट? जो आपका पैसा सही से मैनेज करेगा, आपको संयम देगा खराब मार्केट में, और बढ़ते हुए मार्केट में आपको गलती करने से बचाएगा। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। खाली गिरते हुए मार्केट में नहीं, बढ़ते हुए मार्केट में कई बार इन्वेस्टर को लगता है मैं सब कुछ डाल देता हूँ या इस सेक्टर में डाल देता हूँ, उस समय भी डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प करता है रोकने की। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो खुद मार्केट में नहीं है, उनको एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर का होना बहुत जरूरी है, जो उसके लिए गाइड होगा, जो उसकी हेल्प करेगा सही समझने में। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पिछले 5 साल में अपने स्किल्स को भी अपग्रेड कर लिया है, राइट? तो 2000 में जो मार्केट था डिस्ट्रीब्यूटर, आज बहुत फर्क है, राइट? एंड दे आर वेरी क्वालिफाइड पीपल हु कैन हेल्प इन्वेस्टर्स आउट। तो मेरा ये मानना है कि आप स्पेशलिस्ट पे की जॉब छोड़िए खुद ट्राई करने से। और कई बार लगता है कि नहीं मुझे खुद मालूम है क्या कर लूँगा, लेकिन आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, आप खुद मार्केट में नहीं हो। अगर आप मार्केट में कर रहे हो काम, आपका काम ही इन्वेस्टमेंट का है, तो शायद आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो ये काम आप किसी स्पेशलिस्ट को करने दीजिए, आप अपने काम पे फोकस करिए, राइट? वो भी एक है। तो परेश भाई, इन्वेस्टर को इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स को देखने के लिए, आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले तो आप रिस्क प्रोफाइल ऑनेस्टली एसर्टेन करिए। कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर बोलते हैं कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म प्लेयर हूँ, 3 से 5 साल 10 साल, लेकिन जब मार्केट 8-10% नीचे आता है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी और आप घबराएंगे नहीं। अगर आप घबरा रहे हैं तो आप क्लियरली लिखिए कि मैं इक्विटी इतनी रिस्क नहीं ले पाऊंगा, तो आपके लिए प्रोडक्ट शायद दूसरा सूटेबल होगा, करेक्ट, और उसमें रिटर्न भी उसी हिसाब से कम होगा, लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम होगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल एक्चुअल में क्या है, राइट? और ऐसा कई बार होता है कि आप मार्केट को देखते हुए आप बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं इन्वेस्टर्स, राइट? और जब मार्केट गिरता है तो वो प्रोफाइल चेंज कर लेते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है उसको मैनेज करना। सेकंड क्या है, अगर आप अपने गोल्स बना के चलेंगे, तो जब आप अपने शुरुआत करते हैं करियर की, तो आप देखिए कि आपके मेन गोल्स क्या क्या हैं लाइफ में। और अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आपको फिर खाली वो गोल की ओर देखना है, मैं गोल से कितना दूर हूँ,
करेक्ट। राइट? और वो आपकी जर्नी ईजी हो जाएगी बिकॉज आपका फोकस लॉन्ग टर्म गोल पे है। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी या शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको मालूम है मेरा गोल यहाँ तक है, तो फॉर एग्जाम्पल गोल अलग तरीके के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकते हैं। जब शॉर्ट टर्म गोल होते हैं तब आप प्लान करते हैं कि मुझे अगले महीने या फिर अगले साल मुझे हॉलीडे करना है, तो वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप अलग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे बिकॉज आपका टाइम होराइजन अलग है। एब्सोल्युटली और करेक्ट। वहाँ पे आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम होनी चाहिए बिकॉज वो लेस वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। मे बी आप शायद डेट में इन्वेस्ट करेंगे, लिक्विडिटी की तभी जरूरत लिक्विडिटी की जरूरत है। कई गोल है जो आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म कर रहे हो 10 साल 15 साल के लिए, तो वहाँ पे आप हायर रिस्क प्रोडक्ट में करोगे क्योंकि वहाँ रिटर्न आने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आपको वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है बिकॉज वो आपका लॉन्ग टर्म है। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखें तो आप देखें कि मेरा गोल इतने का था और मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, राइट? और जितनी जल्दी आप ये जर्नी शुरू करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा बिकॉज टाइम आपके साथ होगा। है। राइट। राइट? सो आजकल एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है फायर। हाँ। राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायर अर्ली, राइट? फाइनेंशियल Independence. रिटायर अर्ली। क्या होता है कि ये सुनने में अच्छा लगता है, राइट? लेकिन उसको अगर सीरियसली अचीव करना है तो आपको फिर हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, आपको सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन अप्रोच लगेगा। डिसिप्लिन अप्रोच लगेगा, आपको बहुत सेविंग करनी पड़ेगी। तो खाली एक सोचने से नहीं होता, आपको उसका प्लान करना पड़ता है। करेक्ट। और अगर आप प्लान कर दें 40 साल का तो आपको अकाउंट करना पड़ेगा कि आपकी उम्र 80-90 साल तक जाएगी, तो आपके उतने एक्सपेंडिचर 40-50 साल के होने वाले हैं, तो उतना कॉर्पस तो होना चाहिए। लॉन्जेविटी इज अ प्रॉब्लम। लॉन्जेविटी ज़्यादा, मैं बोलूँ 90 साल का मान के चलो, राइट? 85-90 का, तो अगले 45 साल अगर 40 पे रिटायर करें तो 45 साल तक के खर्चे चलाने के लिए आपके पास वेल्थ होनी चाहिए। तो जब भी आप इन्वेस्टर गोल बेस्ड अगर प्लान करेंगे अच्छे तरीके से और उसमें अमाउंट कितना चाहिए, तो उनका ये शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी का व्यू मतलब बेटर हो जाएगा। करेक्ट है। सो बेसिकली वॉलेटिलिटी को टैकल करने का एक ही मूल मंत्र बोल सकते हैं, इग्नोर द मार्केट नॉइस। या तो आपका वो सब जो भी है, टेंशन है, चिंता है, हाँ। या तो और कोई मतलब फिक्र है, वो निकल जाएगी बिकॉज आपका फोकस रहेगा लॉन्ग टर्म आपका जो गोल है उसके पर, फाइनेंशियल गोल है उसके पर। जी। जैसे कि अपने महाभारत में भी अर्जुन की बोलते हैं ना, अर्जुन की आंख से उसने फोकस रखा था, वो मछली की आंख पे फोकस रखा था, और आजू बाजू में क्या हो रहा है उसके ऊपर जरा भी फोकस नहीं रखा। उस तरह का अपने को कंसंट्रेशन और फोकस चाहिए। जी, एब्सोल्युटली करेक्ट है। एक और चीज बोलूंगा परेश भाई, मैं दोबारा फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, जब नॉइस की बात करें ना, तो नॉइस खाली नेगेटिव नॉइस नहीं होता है, पॉजिटिव नॉइस भी होता है। आपको दोनों में अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि जब मार्केट खराब है तभी खाली इमोशन कंट्रोल करने हैं, जब मार्केट में एक्सपीरियंस होती है तब भी इमोशन कंट्रोल करने हैं। हाँ, कि आपका गोल क्या है। करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो उसका मतलब ये है हुआ एक्चुअली हम लोग को रिस्क मैनेज करना है, रिटर्न मैनेज नहीं करना है। बिल्कुल, रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिटर्न मैनेजमेंट। तो मेरा मानना ये वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है एक्सीडेंट को अवॉइड करना। अगर आपने एक्सीडेंट अवॉइड कर लिए तो हाई चांस है वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। ज़्यादातर लोग एक्सीडेंट अवॉइड नहीं कर पाते, या तो लालच में या फिर फियर में। करेक्ट है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, क्या करना चाहिए तो उससे रिस्क मैनेजमेंट हो? एक तो जब आप इन्वेस्ट कर दें तो आपके गोल के हिसाब से आप सही प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करिए, या आपके डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प करेंगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। एसेट एलोकेशन किस तरह के प्रोडक्ट है। सेकंड क्या है, आप उसको रिव्यू करिए हर साल, रोज नहीं, साल में एक बार। जब रिव्यू की बात कर रहा हूँ तो आप उसमें देखिए कि इसमें कुछ और बेटर करने की जरूरत है या नहीं है, वरना उसको आप ऐसे ही चला सकते हैं। मतलब आपके गोल आसानी से अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे, आप टारगेट पे हो या फिर सही डायरेक्शन में हो, या फिर आपकी सेविंग्स बढ़ गई है, आपको थोड़ी और SIP कर सकते हैं, या थोड़ा सा आपको और इनफ्लो आ गए, या फिर हो सकता है पहले आपने कभी एक आउटफ्लो नहीं बोला, अब वो आउटफ्लो आने वाला है। तो उसका प्लान करना ईयरली बेसिस पे तो जरूरी होता है। क्योंकि एज सच अपनी हर एक लोगों की जिंदगी में, जीवन में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी आ जाते हैं, या तो कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए रिव्यू करना बहुत जरूरी है। तो साल में एक बार रिव्यू करिए, सही गोल के हिसाब से सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए। शॉर्ट टर्म है तो जो प्रोडक्ट शॉर्ट टर्म में सूटेबल है वहाँ पे करिए, राइट? अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो उसके लिए आपके पास अलग प्रोडक्ट्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और मेरे हिसाब से जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक एनेक्डोट देता हूँ
जब छोटे थे तो एक मट्टी की गुल्लक आती थी जिसके अंदर खाली कॉइन डालने की जगह होती थी, निकालने का नहीं होता था। निकालते तब उसकी थे चाबी पूरी- अलग होती थी। चाबी भी नहीं होती थी, मट्टी की है। निकालते तब थे जब वो पूरी भर जाती थी और उसको तोड़ के निकालते थे अगर जरूरत है तो। बराबर। तो जो गोल बेस्ड प्लानिंग होती है ना, उसमें भी ये रखना है कि ये आपका गोल है, ये आपके ड्रीम पूरे करने वाला है। उसको आप जब तक बहुत ही जरूरत नहीं है उसको आप छोड़ दो वहां पे, राइट। और वो अपने आप आपके आगे जाके अगर अच्छे तरह से इन्वेस्ट हुआ है तो वो पैसा आपके गोल पूरे करेगा, राइट। करेक्ट है। तो यही एक्चुअली आपने एकदम सही कहा। हमारे इन्वेस्टर फैमिली जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं माई समृद्धि में, हमने देखा है जिन्होंने इन्वेस्ट करके रोज रोज मार्केट नहीं देखा है जी। या तो अपने गोल के ऊपर फोकस रहे हैं, जी उन्होंने पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छे वेल्थ क्रिएट किए हुए हैं। जी। ऐसा है। तो इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि इन्वेस्टर का रिटर्न और फंड के रिटर्न में बहुत फर्क होता है कई बार। क्योंकि अगर 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साथ और आपका 10 साल पैसा लगाए तो आपका रिटर्न और फंड का रिटर्न सेम होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में पैसा निकाल के फिर डाल दूंगा पैसे, तो हो सकता है जिस पीरियड में आपने पैसा निकाला है उस पीरियड में रैली हो जाए, तो आपका फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट हायर प्राइस पे होता है, आपने वो रिटर्न मिस कर दिया जो आपको मिलने वाला था। तो इसीलिए कई बार गोल रियलाइज करने के लिए आपको लंबे टाइम के लिए रुकना पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता। करेक्ट है। सौरभ, एक्चुअली देखा जाएगा ना तो लास्ट 40-50 सालों में इंडिया ने बहुत सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो वर्ल्ड ओवर में सर्विस दे रहे हैं। जी उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स वगैरह भी है। जी लेकिन एक बात है ना, बहुत ही कॉमन दिखी है जो सर्वे में बाहर आई है। जी देयर वाज अ सर्वे बाय स्टैंडर्ड पुअर्स फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया के ऊपर हुआ था जी कुछ सालों पहले, जहाँ पे था कि 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया। जी। ओके, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, मतलब बहुत ही कम है। हाँ जी। 76 से 77% ऑफ द जो पॉपुलेशन है एजुकेटेड भी है, जिसमें सब आगे जो मैंने पहले बताया। जी सो दे बेसिकली लेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, जी जिसकी वजह से हो क्या रहा है, मिस सेलिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रहा है। जी ओके, और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले रहे हैं ना, जी वो भी रॉन्ग रीजंस के लिए लिए जाते हैं। जी तो ये जो है फाइनेंशियल लिटरेसी लो है या तो फाइनेंशियल इग्नोरेंस है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड स्पेशली यूनियन म्यूचुअल फंड क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इन्वेस्टर में अवेयरनेस फैलाने के लिए? जी। तो परेश भाई, हमारी इंडस्ट्री में एक इनिशिएटिव है इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ पे एक बजट एलोकेट हुआ है अच्छा। आईएपी पे इंडस्ट्री का, और उसके अलावा हर म्यूचुअल फंड का भी एक अलग बजट होता है आईएपी करने के लिए। ओके। राइट। आप देखेंगे पिछले कई सालों में एक एम्फी का बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन आया, म्यूचुअल फंड सही है, और उसके अंदर बहुत सारे एड्स थे जहाँ पे म्यूचुअल फंड का रिस्क रिटर्न सबकी बात हुई। हाँ, वो एक्चुअली पॉपुलर भी इसलिए हुआ क्योंकि पहले सचिन तेंदुलकर कहते थे म्यूचुअल फंड सही है, जी, फिर MS धोनी आए, फिर रोहित शर्मा आए। तो क्या है कि लोगों को एटलीस्ट मालूम पड़ा कि म्यूचुअल फंड सबके लिए है, राइट। दूसरा, हर एएमसी हमारी तरह भी अपने खुद के प्रोग्राम्स भी करते हैं आईएपी के। तो ये आईएपी के प्रोग्राम फिजिकल होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर का अवेयरनेस प्रोग्राम, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, वहाँ खाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कैसे आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हो इन्वेस्टमेंट जर्नी में, उसकी बात करते हैं। और जो तीसरा स्टेप अभी थोड़ा इंडस्ट्री के बाहर है बट बात करना चाहूँगा, जो तीसरा स्टेप है, कई स्टेट गवर्नमेंट ने छोटा सा मॉड्यूल स्कूल के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है अबाउट इन्वेस्टमेंट। स्कूल में है, एक दो स्टेट में हुआ है जहाँ पे ये पार्ट बना है उसका मॉड्यूल का। मुझे लगता है कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट शुरुआत है स्कूल और कॉलेजेस में और इवन पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स में, कि फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कंपलसरी आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए, बिकॉज पैसा कमाने जरूरी है और उससे भी जरूरी है कि पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना, मैनेज करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उसके लिए वो अवेयरनेस होना
बहुत ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है अवेयरनेस होने का, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए ये अवेयरनेस और बढ़ेगी। जैसे जैसे ज़्यादा IAPs होंगी, और इवन स्कूल कॉलेजेस में जब ये मॉड्यूल्स आएंगे, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस ऊपर जाएगी। अभी जानी चाहिए और ऊपर, स्कोप है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत कम लोग को अवेयरनेस है, और बहुत कम लोगों को सही अवेयरनेस है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है अवेयरनेस है, बट उनको सही अवेयरनेस नहीं होती है। तो वो एक अलग चीज़ है। वो एक भ्रम होता है कि वो सब मालूम है। जी जी। परेश भाई, एक और चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगता है देखने में, पिछले कई सालों में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स ने क्लाइंट प्रोग्राम्स करने शुरू किए हैं जहाँ पे वो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, राइट, और वो खुद कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज आप देखेंगे तो AMC लिमिटेड होती है साइज, जितने हमारे लोग काम करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की रीच बहुत ज़्यादा है हमसे। तो आज जो हम लोग एक स्केल पे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को कई गुना स्केल पे लेके जाएंगे, और ऐसा हो रहा है। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था हमारी इस वार्तालाप के पहले, कि आप लोग भी जाके MBA प्रोग्राम्स में आप लिटरेसी मॉड्यूल करते हैं। यस, राइट, तो हम लोग ने वो इनिशिएटिव लिया है जी टू जो अपनी यंग जनरेशन है जी, वो अपनी करियर शुरू करे, हाँ, और अपने करियर में अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करे तो सही डायरेक्शन में सही नॉलेज के साथ करे, सो दैट उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो। तो हम ये इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में ये इन्वेस्टर सेमिनार या फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और मेरे हिसाब से जितना जल्दी आप लोग वर्किंग लाइफ के पहले करेंगे, उतना ही चांस है वेल्थ क्रिएट होने का। सो कांग्रेट्स टू समृद्धि फॉर डूइंग दिस। एंड जैसे बाकी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ही मैंने कहा कि अलग अलग जब मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत तरह की चीज़ें होती है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी हार्टनिंग। राइट, तो ये तो अवेयरनेस क्रिएट होगा तो लोग आएंगे ही जी। तो लोग आएंगे, और एक चीज़ के लिए भी आते हैं कि ग्रोथ। तो आपको क्या लगता है कि अगले क्योंकि अपना इंडिया का जो ग्रोथ है जी, अगले 10, 15, 20 सालों में जी, जो काफ़ी अच्छा होने वाला है, जी, तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वगैरह पे कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से कौन से सेक्टर में अगले 10-15 सालों में निवेश की अपॉर्चुनिटी है या तो करने का मौका मिलेगा? जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग व्यू दूंगा। मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर को सेक्टोरल कॉल से दूर रहना चाहिए। राइट, बिकॉज क्या होता है, कई बार सेक्टर लगता है अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में अच्छा करने वाला है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है। राइट, तो वो साइकिल में चीज़ें मूव करती हैं। तो एक साइकिल में आप ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आप नीचे आ सकते हैं, तो आपकी नाव वापस वहीं पे आ जाएगी। राइट, तो वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा सेक्टर। और क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हम लोग आज एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ओवरवेट हो सकते हैं, और हो सकता है 6 महीने बाद उस पर हम अंडरवेट हो जाए। लेकिन अगर आपने सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास चॉइस नहीं है। करेक्ट है। थीमेटिक के अंदर मानता हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटी है। राइट, तो थीमेटिक में आप देखेंगे, अगर इंडिया को अगले 15 साल हमें लगता है ग्रो करेगा, तो आप इंडिया की जर्नी बाकी जो देश में ये हो चुका है उससे आप सोचो कैसे हुआ था वहां पे। US, जापान, चाइना, आपके पास 3 एग्जाम्पल है। US और जापान के अंदर पर कैपिटा इनकम काफी तेजी से ऊपर गई थी। किसी भी कंट्री में जब पर कैपिटा इनकम ऊपर जाती है तो वहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान के बियॉन्ड एस्पिरेशंस मीट करने के लिए, और हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको एस्पिरेशंस बहुत हाई है, और अगर इंडिया में पर कैपिटा इनकम ऊपर जा रही है तो वहां पे तो ग्रोथ आने वाली है। राइट, तो ऐसे थीम्स हैं जहाँ पे आप थोड़ा लॉन्गर टर्म कॉल ले सकते हो। हाँ, वैसे भी जब भी ये चाइना, US, जापान वगैरह ग्रोथ हुए, हाँ, एक पर्टिकुलर GDP पर कैपिटा GDP जो है इनकम है
जो थ्रेशोल्ड क्रॉस किए है $2,300 जी पर कैपिटा या तो 2,500, उसके बाद बहुत बहुत बड़ा तेजी आता है। तो जंप आया। बोलते हैं $2300 का टिपिंग पॉइंट होता है जब कंजम्पशन शुरू होता है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, तो वो हम पार कर चुके हैं, राइट। और आप देखेंगे शहरों में तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ रहा है। रेस्टोरेंट्स के अंदर ज़्यादा लोग जा रहे हैं बाहर खाने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं चीज़ों का, राइट। अगर आप देखेंगे तो पहले जो गाड़ी खरीदते थे वो एंट्री लेवल कार होती थी। करेक्ट है। अभी ज़्यादातर लोग चाहते हैं मैं एसयूवी से शुरू करूँ, छोटी एसयूवी हो लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी भी चले, लेकिन एसयूवी से शुरू हो। तो ये कोई ख़राब बात नहीं है। जब कोई कंट्री प्रोग्रेस करता है तो लोगों का लाइफस्टाइल भी बेटर होता है, यस, राइट। और ऐसा इंडिया में भी होने वाला है। तो ये थीम अच्छा है। दूसरा थीम जो मुझे अच्छा लगता है वो है इनोवेशन का थीम। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब इनोवेशन देखते हैं तो हम देखते हैं प्रोडक्ट में क्या होता है, बट इंडिया में नए नए तरह के मॉडल्स आ रहे हैं बिजनेस के, जो आज से 5 साल 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। करेक्ट है, राइट। तो अगर आप देखेंगे कभी आपने 10 साल पहले सोचा था कि आप फ़ोन के ऊपर फूड ऑर्डर कर रहे हैं, आप फ़ोन के ऊपर ग्रॉसरी ऑर्डर कर रहे हैं, 2 मिनट में ग्रॉसरी आ रही है, 5 मिनट में ग्रॉसरी आ रही है। तो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, राइट। जब ये नए नए बिजनेस आते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ ज़्यादा होती है। करेक्ट है। तो अगर देखूंगा तो सेक्टर तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज उसमें आपको बहुत एक्टिवली मैनेज करके शॉर्ट टर्म व्यू लेना पड़ेगा, जो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होता, ट्रिकी हो जाएगा थोड़ा। बट थीमेटिक तो मैं बोलूँगा कुछ थिंग्स पे आप कॉल ले सकते हैं इंडिया में। तो अगर ये 10 से 15 साल में ये इंडिया की स्टोरी प्ले आउट होगी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हाँ, वो जरूरी मेगा ट्रेंड किधर, मेगा ट्रेंड वहाँ पे जहाँ पे आ रहा है वहाँ वो स्टोरी बनेगी। जी, राइट, सही है। तो ये अभी इंडिया ऑलरेडी बन चुका है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जी, सो देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्ट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो, और जो NRI है, OCI है, जी, उन लोग का भी इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। जी, ओके। तो ये सब में मतलब देखेंगे तो रिसेंटली गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड भी लॉन्च हुए हैं। जी, जी, तो वो किस तरह से ग्रो होगा, और गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड जो कहते हैं जी, उसका रोल क्या रहेगा इंडिया की ग्रोथ में और इन्वेस्टमेंट में? जी। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गिफ्ट सिटी का इन द राइट डायरेक्शन। तो आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड दे आर गिफ्ट सिटी जैसे स्ट्रक्चर्स, इंडिया में ऐसा स्ट्रक्चर था नहीं। तो क्या हो रहा था कि इंडिया में किसी को अगर इस तरह का फंड लॉन्च करना है तो वो कोई टैक्स हेवन में जाके फंड लॉन्च कर देते। करेक्ट। नाउ इंडिया के पास खुद के पास गिफ्ट सिटी का ऑप्शन आ गया, एंड एज ए कंपनी वी ऑल्सो आर प्लानिंग टू गो इनटू गिफ्ट सिटी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जैसे इंडिया ग्रो करेगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं या जो NRI हैं जिनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है उनके लिए ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होगा। करेक्ट, राइट। एंड ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है आगे आने वाले सालों में। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5-10 साल में इंडिया में काफ़ी सारा पैसा बाहर से भी इंडिया में आएगा इन्वेस्ट होने के लिए, बिकॉज ज़्यादातर फॉरेनर्स का व्यू है कि अगले 10-15 साल इंडिया अच्छा करने वाला है। तो वो तो पैसा आएगा, और गिफ्ट सिटी एक अच्छा व्हीकल है उस पैसे को मोबिलाइज करके इंडिया में इन्वेस्ट करने का, राइट, इन अ टैक्स एफिशिएंट वे। करेक्ट है। और आजकल तो एक ये भी डिबेट चल रहा है कि एक्टिव जो मैनेज होती है स्कीम उसमें इन्वेस्ट करे या पैसिव ETF या इंडेक्स फंड में या पैसिव इन्वेस्टिंग करे। तो बहुत बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई ETF में करे या एक्टिवली मैनेज फंड मैनेजमेंट जो हो रहा है फंड मैनेजर करते उसमें करे। तो आपका क्या व्यू है इस? तो मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन और का नहीं है, ये क्वेश्चन डिबेट नहीं है कि एक्टिव वर्सेस पैसिव। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट रिस्क एपेटाइट एंड हिज रिक्वायरमेंट, पोर्टफोलियो में दोनों की जगह हो सकती है, एक्टिव की भी पैसिव की भी, राइट। अगर आप देखेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज में, राइट, ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में एक्टिव आउट परफॉर्म करते हैं। डेवलप कंट्री में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आउट परफॉर्म करना, जो डेटा दिखाता है। इंडिया राइट नाउ इज अ डेवलपिंग कंट्री। हाँ, वो जो हॉकी स्टिक का टिपिंग पॉइंट है जहाँ से, तो हो सकता है 10-15 साल बाद ऐसा हो जाए कि एक्टिव फंड को आउट परफॉर्म करना मुश्किल पड़ रहा है।
लेकिन क्या होता है जब कोई कंट्री ग्रो कर रही होती है तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो आपको बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं एज ए इन्वेस्टर। हम्म। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो मिड कैप की बात करूं तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, अगर सही तरीके से इन्वेस्ट हो तो बेंचमार्क को बीट कर सकते हैं, राइट। वो हमने देखा भी है, वो वो हमें हो भी देखा रहा भी है। है, वो हो भी रहा है, राइट। तो ये डिबेट एक्टिव वर्सेस पैसिव की नहीं है, ये है कि अगर किसी को चाहिए तो वो एक अपने पोर्टफोलियो का पार्ट पैसिव में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया में होते हुए एक्टिव में जीरो होना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज अभी भी ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में एक्टिव में आउट परफॉर्म पैसिव। तो पोर्टफोलियो में दोनों की जगह है, राइट। लेकिन अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, राइट, आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। राइट। सो फाइनली सौरभ, जस्ट वांटेड टू आस्क यू जी। कि अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसी तरह से इकोनॉमी के साथ ग्रो हो रही है तो व्हाई इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन 2025 एंड बियॉन्ड, मतलब क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? सो सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे मैं आपको बताया था कि अगर आपका ये खुद फुल टाइम जॉब नहीं है पैसे को मैनेज करना, तो किसी प्रोफेशनल को देना एक बेटर चीज़ मैनेज करने के लिए, राइट। बिकॉज ऑल म्यूचुअल फंड्स हैव गॉट गुड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है कि हम खाली रिटर्न की बात करते हैं, लेकिन सारे म्यूचुअल फंड्स में और इंडस्ट्री ने ये पिछले कई सालों में प्रूव किया है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क काफ़ी स्ट्रांग है। करेक्ट। एज ए इंडस्ट्री, राइट। एंड मार्केट कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो, लिक्विडिटी का इशू नहीं हुआ है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। दैट वाज मैनेज सो वेल ड्यूरिंग कोविड टाइम पे जब मार्केट इतना गिर रहा था, लेकिन कोई भी रिडेम्पशन रुके नहीं, सब रिडेम्पशन। और मैं आपको हमारे अनुभव से मैं बताता हूँ, एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जिनका मेजर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में था, दे नेवर फेस एनी लिक्विडिटी क्राइसिस ड्यूरिंग कोविड। लेकिन जिनका रियल एस्टेट में था या तो गोल्ड में था, दे फेस सीवियर लिक्विडिटी क्रंच ड्यूरिंग दोस 8 to 9 months. Correct. So mutual fund has got बहुत strong risk management framework, and all mutual funds, right? We have seen that. तो जब आप म्यूचुअल फंड को आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए, तो आपको एक अच्छा व्हीकल मिल रहा है जहाँ आप प्रोफेशनल मैनेज कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन है, जो कि कितने सालों का डेटा है, स्कीम्स ने कितना रिटर्न डिलीवर किया है सालों में, राइट, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया कि नहीं किया, सब डेटा अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि ट्रांसपेरेंसी है, राइट, कि आपको मालूम है कि अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं, कोई अर्जेंट नीड आ गई है या आपका गोल पूरा हो गया है, तो आपको इतने दिन में पैसा मिल जाएगा। मेरा पोर्टफोलियो का जो डिस्क्लोजर होता है हम लोग का, राइट, ऑन ए मंथली बेसिस होता है, तो आपको मालूम है आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, एंड दे आर प्रोफेशनल मैनेजिंग, लास्ट इंपॉर्टेंट, एंड आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होता है। जब आप खुद डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है एक अच्छा 40-50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बिल्ड करना, अगर आप इस फील्ड में नहीं है तो। रिस्क ऑफ सिलेक्शन इज ऑलवेज रिस्क ऑफ सिलेक्शन, बायसनेस, हाइंडसाइट, वो रीसेंसी बायस होता है कि अभी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसको लेना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड गिव्स यू अ ग्रेट एडवांटेज, एंड इट इज़ अ बिग, मैं तो ये भी मानता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जो लॉन्ग टर्म में शायद इंडिया में इनइक्वालिटी भी कम कर सकता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि राइट, हर एक कंट्रीज में इनइक्वालिटी होती है, एंड एक्विटी मार्केट का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपको इन्फ्लेशन को बीट करता है, करेक्ट, लॉन्गर पीरियड में। आज जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इफ दे आर एबल टू इन्वेस्ट इन द राइट वे, देयर अ हाई चांस दैट इंडिया में इनइक्वालिटी विल कम डाउन। आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया है जो पहले शायद कभी डिस्कस नहीं हुआ है। सो इसके कई रीज़न भी हैं, एंड मैंने देखा है बिकॉज पिछले 25 सालों में HNI इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर, सब तरह के इन्वेस्टर फंड्स में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और मैंने एस्पिरेशंस पूरे होते हुए देखा है लोगों के, जो उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, गोल पूरे होते हुए देखा है लॉन्ग टर्म में, एंड द बिगेस्ट हैप्पीनेस दैट as a distributor or as a AMC we feel is when we are seeing someone's goal getting filled, right?
and there are people who have told me that I could buy a house, या मैं education के लिए I was able to collect money, but they were all long term investors, right? And they were able to वो wealth को create कर पाए. So मेरे हिसाब से तो म्यूचुअल फंड को one of the reason to choose for everyone is that this will bridge the inequality to a certain extent, and I think it's a very important tool because क्या होता है कि आप खाली external factors पे rely नहीं कर सकते inequality को bridge करने के लिए. As a country we have to do something, right? तो participation in equity market is a tool जहाँ long term में inflation beating returns आते हैं, and that is how you create wealth. वेल्थ का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, थोड़ा ऊपर रिटर्न निकालना है और उसको सेव करना है. और वो इन्फ्लेशन ऐसा डेविल है जो दिखता भी नहीं है. हाँ, और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर है हमारी एक्चुअल लाइफ में इन्फ्लेशन में बहुत फ़र्क होता है. यस. जो हम लोग को शायद दिखता नहीं है. तो अगर आप देखेंगे, सपोज आप रेंट पे कर रहे हैं और रेंट आपका एक मेजर कॉम्पोनेंट है सैलरी का. अगर आपका रेंट 8% से हर साल ऊपर जा रहा है तो आपका इन्फ्लेशन 8% तो रेंट का हो गया. एजुकेशन का इन्फ्लेशन कई बार 10% होता है. यस, राइट. सो जो इन्फ्लेशन नंबर आता है वो एक अलग नंबर है, लेकिन आपका रियल लाइफ इन्फ्लेशन का नंबर अलग होता है. मेडिकल इंश्योरेंस का इन्फ्लेशन, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरीवन, राइट. मेडिकल इन्फ्लेशन हैपनिंग, राइट. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेवलर, राइट. एंड इट हैज गॉट, मतलब वी ऑल आर इन द सेम investment, the richest of the guy, even the middle class, lower middle class. मतलब I find it very beautiful. Right. Actually मैं भी एक चीज़ है, मतलब हमारे एक इन्वेस्टर फैमिली है, उन्होंने अपने वहाँ जो काम करते हैं मतलब घर में, उनके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करवाया था. और जब उनको कुछ सालों के बाद ये स्टेटमेंट उनके हाथ में मिला, तो वो जो काम करने वाले दे वर थैंकिंग, मतलब वो उनको थैंक्स कर रहे थे, उनको आभार व्यक्त कर रहे थे कि आपने उनको ये इन्वेस्टमेंट कराया. वो बहुत जरूरी है. सो मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, बिकॉज जो भी आपके घर में हेल्प होते हैं, आई थिंक अगर उनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको उनको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए. करेक्ट. बिकॉज सबसे ज़्यादा मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत उनको है. राइट. और अगर गॉड फॉरबिड कुछ प्रॉब्लम होती है तो they go many years back in poverty. Correct. So when you are employing people in your house, I think हम लोग सब corporate life में करते हैं, right? Corporate में हमारा medical cover होता है. I think the same culture we should have in our home, right? That we should give a health cover to all our people who are working with us, and then also try to see if we can do some SIPs for them jointly, that they can put some money, you can give them extra money. I think that is where it will help. Correct है. तो मतलब ये आपका तो इतना 24-25 सालों का यहाँ म्यूचुअल फंड में एक्सपीरियंस है, तो आपके पास तो कहीं ऐसी स्टोरी होगी रियल लाइफ जो आप अगर शेयर करना चाहे तो, जिन्होंने अपना मेजर माइलस्टोन अचीव किया है. तो परेश भाई, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब जब रिच माइलस्टोन अचीव करते हैं ना या सर्विस क्लास, तो ठीक है, वो तो हो जाता उनका. सो मैंने एक इंस्टेंस देखा है जहाँ पे मेरे एक कलीग का ड्राइवर है और हम लोग काफ़ी साल में साथ में काम किए. तो वो जब ड्राइवर उनके पास आया और बोला कि मेरे को सैलरी बढ़ानी है, राइट. तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हम लोग साथ में बैठे हुए थे, लेकिन जो सैलरी बढ़ेगी उसका आधा तुम SIP करोगे और जितना तुम SIP कर रहे हो उतने से मैं तुम्हें और सैलरी दूंगा. तो तुम्हारी SIP सपोज 5,000 की सैलरी का वो हाइक मांग रहा है, कम पे था वो, तो 2,500 की SIP तुम करो और तुमको मैं 2,500 एक्स्ट्रा देता हूँ, तुम्हारी SIP 5,000 की हो जाएगी. करेक्ट. राइट. लेकिन वो जो SIP तुम पैसे निकालोगे नहीं. एंड कुछ सालों के बाद, ज़्यादा साल नहीं, कुछ सालों के बाद वो मेरे दोस्त के साथ ही बैठा हुआ था, वो बोला कि उसका रिटर्न बहुत अच्छा आ गया, उसने टाइमिंग में अच्छी थी, रिटर्न जो कुछ ज़्यादा अच्छा आ गया, टाइम के पहले उसका पैसे बन गए. तो बोला उसने जॉब छोड़ के अपनी गाड़ी ले ली है टैक्सी के लिए. वाह. नाउ दिस इज फैंटास्टिक स्टोरी. एब्सोल्युटली. राइट. बिकॉज आज ये किसी का घर का ये, लेकिन ये तो चांस ही नहीं था होने का, जो हो गया. राइट. This is a true sense of financial inclusion. Right. And this gives real happiness.
right? Right. Because you see someone becoming entrepreneur, and it has happened because by doing SIP, ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं आया था तो हो सकता है 1-2 साल बाद ही होता, right? That is not the question कितने टाइम में हुआ, but he was able to do it, right? जो उसने कभी सपने में सोचा भी सोचा भी नहीं। नहीं था कि वो एक खुद एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, और वो टैक्सी में खुद ही गाड़ी चलाने लगा, राइट। and he's earning much more. और पूरा फैमिली का फाइनेंशियल लाइफस्टाइल चेंज हुआ, चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, अपग्रेड हो गया। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत पावरफुल टूल है। कई बार अंडरएस्टिमेटेड होता है कि SIP तो है, लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है ये। करेक्ट है जी, बढ़िया है। जाने से पहले मतलब पहले हम लोग कंक्लूड कर उसके पहले एक रैपिड फायर हो जाए आपके साथ। हाँ बिल्कुल हाँ? परेश भाई बताओ। तो वो रैपिड फायर में 2-3 सवाल पूछूंगा मैं आपसे, हाँ आपको एकदम शॉर्ट में रैपिड फायर इंस्टेंट आंसर दूंगा। ओके, SIP या लमसम? बोथ। मैच खेलने के लिए सिंगल 4 6 सबकी जरूरत होती है। या SIPs are like single, lump sums are like 4 and 6. राइट। So whenever you have the money, you do both. मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप? I invest in all three. Depending on the risk appetite, you should be investing in all three. Proportion can change. ओके, But you should not choose between the three because all three are great stories in India. जो आज स्मॉल कैप है उसमें से कुछ कल मिड कैप बनेंगे, जो मिड कैप है वो कल कुछ लार्ज कैप बनेंगे, और लार्ज कैप मेगा कैप बनेंगे, राइट। राइट? Okay. तो व्हाई डू यू वांट टू मिस आउट द अपॉर्चुनिटी? सेफ्टी या रिटर्न? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ओह दैट्स सो वंडरफुल। So right, so there's nothing called full safety, there's nothing called full return. What is important is आप कितना रिस्क लेके रिटर्न जनरेट कर रहे हो। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमेशा आपको देखना एब्सोल्युटली। चाहिए। मतलब एक्चुअली क्या है ना, 100% सेफ्टी किधर भी नहीं है। Correct. हम लोग फुटपाथ पे भी चले गए तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। Correct. सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, दैट वाज अ नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। Yeah. So Saurabh, it's a really nice having you here on our podcast. आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। उतना ही मज़ा लिसनर्स को भी आएगा, अपने श्रोताओं को भी आएगा, मैं मान के चलता हूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन आवर दिस पॉडकास्ट सीरीज इन्वेस्ट वाइज भारत। Thank you, Paresh bhai. Yeah. Love talking to you. Thank you. Yeah. Thank you. Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all related documents carefully. Past performance does not guarantee future results. This post is for informational purposes only.